फिलहाल हम सरकार का इंटेंशन पहचानना चाहते हैं, सरकार के नियत को जानना चाहते हैं। जब सरकार के नियत में ही खोट है तो हम अगर ड्राफ्ट कोई देते भी हैं तो वो उसको लागू नहीं करेगी। आप कहिए हम लोग कल उसको देते हैं, लेकिन जब सरकार के नियत में खोट है, आप समझिए ना, मैं आपके 4 सवालों में ही ये सारा उत्तर है। पहला कि जेएमएम कुछ कह रही है, दूसरा कांग्रेस कुछ कह रही है, तीसरा वित्त मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, और चौथा कांग्रेस के अंदर ही विवाद है। तो सवाल ये है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो सरकार चला रहे हैं उन 4 लोगों के बीच में ही अगर विवाद है तो ये विवाद कैसे खत्म हो? सरकार के बीच समन्वय नहीं बन पा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यहाँ के आदिवासियों का आई वॉश मत करिए। आप ये कहते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, आप ये कहते हैं कि हम आदिवासियों की जनहितैषी सरकार है, हम पेशा कानून लागू करेंगे, हम स्थानीय नीति लाएंगे, हम नियोजन नीति लाएंगे, हम यहाँ पर झारखंडियों को हक दिलाएंगे। आप कहते हैं कि हम आउटसोर्सिंग में आरक्षण का पालन कराएंगे, आप कहते हैं निजी क्षेत्र में आरक्षण का पालन कराएंगे, आप कहते हैं नियुक्तियों का कैलेंडर लाएंगे। कहाँ है सब कुछ? हम विस्थापित हो रहे हैं या फिर हमारी जमीन ली जा रही है, हम प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, या फिर हम परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ के गाँव को उसका हासिल क्या है? तो मुझे लगता है कि राजस्व में अधिकार तो मिलना ही चाहिए। गाँव कैसे सशक्त हो? आज की तारीख में जो खनन क्षेत्रों की हालत है और वहाँ की जो तस्वीरें हैं, आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है और जो लोगों का वहां पर घर मकान था, वो जब वहां से विस्थापित हुए तो उन लोगों को वहां पर तो एक ज्यादा नौकरी भी नहीं दी गई, मुआवजा भी ढंग से नहीं मिला, और जब माइनिंग हुई तो उसमें भी हिस्सेदारी नहीं मिली। दोस्तों, हर गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती है, सीमाएं होती है, सरहदें होती है, लेकिन यदि अलायंस का एक पार्टनर उन सरहदों को पार करता है तो दूसरे अलायंस पार्टनर में दर्द का होना लाजमी है, उसके सीने में भी आग लगती है। हालांकि कई बार इसी अलायंस की मजबूरियों के कारण उस दर्द को पिया जाता है, लेकिन चेहरे से गम का भाव नजर नहीं छुपता। दरअसल झारखंड की सियासत में इन दिनों एक चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, और चूहा बिल्ली का यह खेल जेएमएम और कांग्रेस के बीच चल रहा है। आपने देखा होगा कि पेशा के मामले में कांग्रेस काफी मुखरता से कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति है, यानी जो दलित जातियां हैं, उसके लिए भी विभिन्न प्रयोग कर रही है। और कहीं ना कहीं इस बात का आभास होने लगा है कि जो उसका दूसरा अलायंस पार्टनर है जेएमएम, उसे यह चीजें नागवार गुजर रही है। और इसका सूचक यह है कि अभी चंद दिन पहले सुप्रियो भट्टाचार्य, जो जेएमएम के महासचिव हैं और वरीय प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक बड़ा अनोखा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम का पेशा ड्राफ्ट तैयार है। यह मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रियो भट्टाचार्य के शब्द है। जेएमएम का पेशा ड्राफ्ट तैयार है और इसे महज 2 ही विभाग लागू करेगा, एक तो कल्याण विभाग है और दूसरा भू एवं राजस्व विभाग, और ये दोनों ही विभाग जेएमएम के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में पेशा को लेकर संजीदगी की कमी थी, समझ का अभाव था। अब वह समझ धीरे धीरे बन रही है। तो क्या झारखंड की सियासत में जो चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है वह किसी कटुता में बदलने वाली है, और खासकर विपक्ष इसे किस रूप में ले रहा है? इस वक्त हमारे साथ आंसू के तेज तरार नेता कार्यकर्ता संजय जी हैं। संजय जी, आपका तो नारा ही रहा है जल जंगल जमीन, ये आपका भी नारा है। एक स्लोगन यह भी रहा है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के साथ विकास। यही विकास तो कांग्रेस कर रही थी। वह दलितों की जब इशू उठाई, पेशा का मामला उठाया, सरना धर्म का मामला उठाया, तब जेएमएम और उसके रिश्ते में कुछ खटास नजर आने लगी। सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि पेशा का ड्राफ्ट तैयार है। यदि पेशा का ड्राफ्ट तैयार है तो ये कांग्रेस वाले लोग इस तरह के कार्यशालाओं का आयोजन क्यों कर रहे हैं? क्या किसी नहीं, देखिए होता क्या है कि जब राजनीति को आप करते हैं और राजनीति जब वैचारिक उद्देश्यों से
वो सिर्फ मोनेटाइजेशन के रास्ते पर चली जाती है। सिर्फ आप कहीं ना कहीं इस रास्ते पर चले जाते हैं कि किसी तरीके से सरकार चलाई जाए और पैसे की उगाही की जाए, तो वैसे में आपके विचार जो है धूमिल हो जाते हैं और आप रास्ता भटक जाते हैं। मेरा कहना ये है कि जब आप कहते हैं कि हम एक इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार है और जब कोई कानून सरकार को लागू करना है, उसकी नियमावली तैयार करनी है, तो आप एक पार्टी के तौर पर सुझाव मांग रहे हैं और आपका ये गठबंधन का सहयोगी ये कहता है कि हमने नियमावली तैयार कर लिया है। मेरा कहना ये है कि ये सरकार में बैठे नौकरशाह का काम है, सरकार में बैठे जो हमारे मंत्री हैं उनका काम है। अगर पार्टी ऐसा कर रहे हैं, पार्टियों की दोनों की राय अलग अलग है या फिर एकरूपता नहीं दिखाई पड़ती है, अगर राय भी एक है तो अगर समन्वय नहीं दिखाई पड़ती है, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ राज्य समन्वय समिति का क्या मकसद है? अच्छा, समन्वय समिति जो राज्य में एक समन्वय समिति बनी है कि गठबंधन दलों के बीच में अगर कोई दरार आएगी, मतलब कोई भी एक दरार आएगी तो समन्वय बनाया जाए। मुझे लगता है दिशोम गुरु जी ही उनके अध्यक्ष हैं, उसमें बंधु तिर्की भी है, दूसरे लोग। मेरा कहना ये है कि अगर सरकार के बीच समन्वय नहीं बन पा रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ के आदिवासियों का आई वॉश मत करिए। आप ये कहते हैं कि हम आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, आप ये कहते हैं कि हम आदिवासियों की जनहित की सरकार है, हम पेशा कानून लागू करेंगे, हम स्थानीय नीति लाएंगे, हम नियोजन नीति लाएंगे, हम यहाँ पर झारखंडियों को हक दिलाएंगे। आप कहते हैं कि हम आउटसोर्सिंग में आरक्षण का पालन कराएंगे, आप कहते हैं निजी क्षेत्र में आरक्षण का पालन कराएंगे, आप कहते हैं नियुक्तियों का कैलेंडर लाएंगे। कहाँ है सब कुछ? एक पेशा को लागू करने में इतना माथापच्ची जिससे आदिवासियों को अधिकार मिलेगा, जिस कानून से आदिवासियों को और सशक्त किया जा सकता है, उनके जीवन शैली को, उनके रहन सहन को, उनके जमीन को जिससे सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे उनको अधिकार और दिया जा सकता है, जिससे और उनको मजबूती मिलेगी, जिससे ग्राम सभा को शक्ति मिलेगी, जिससे स्थानीय स्वशासन प्रणाली मजबूत होगी, जिससे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में अधिकार आएगा, उसको लागू करने में आपको इतना दिक्कत है, इतना माथापच्ची कि आपको जाकर के एसी वाले हॉल में रेडिएशन ब्लू में जाकर के बैठक करना पड़ रहा है। आप जाइए किसी 5वीं अनुसूची के पहाड़ी क्षेत्र में खोटी में घूमिए, आपको पता चलेगा। जाते हैं कांग्रेस पद यात्रा निकाली है, जेएमएम के लोग जिलावार कार्यक्रम कर रही है, दोनों ही पार्टियां रहे से गंभीरता की तो कोई कमी नजर आती नहीं। गंभीरता की कमी नहीं है तो समन्वय क्यों नहीं है? देखिए, एक कह रहे हैं कि नियमावली बनकर तैयार है, हाँ। एक कह रहे हैं कि हम सुझाव मांग रहे हैं, हाँ। सुझाव जो है नियमावली बनने की पहले की प्रक्रिया है। तो अगर नियमावली बन गई है तो सुझाव मांगना आई वॉस है, और अगर सिर्फ सुझाव ही मांग रहे हैं तो इसका मतलब नियमावली नहीं बन रही है। और दोनों बात अगर अलग अलग कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रही हैं। हमें कोई नियमावली तैयार करनी है और हम लोगों से सजेशन मांग रहे हैं, ठीक है, और आप हमारे सहयोगी हैं और आप कहते नहीं ये तो हम बना लिए, इसका मतलब कि दोनों में समन्वय नहीं है। तो ऐसे में जो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं वो राज्य की जनता को क्या दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पेशा नियमावली के मामले में एक दूसरा संदर्भ भी आया। हाल में मोरहाबादी का एक हॉल है, उसमें एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। कांग्रेस का जो दावा रहा है अब तक और जो एक्टिविस्टों की मांग रही है कि ग्राम सभा को रेवन्यू का अधिकार मिले, बालुओं का अधिकार मिले, फॉरेस्ट का जो उत्पाद है उसका अधिकार मिले। लेकिन अजूबा चीज यह देखने को मिला कि उसी कार्यशाला में जो फाइनेंस मिनिस्टर है राधा कृष्ण किशोर यह सवाल खड़ा करते हैं कि यदि बालू से लेके कोयला से लेके तमाम चीजें ग्राम सभा के पास ही होगी तो फिर सरकार क्या करेगी? ड्राफ्ट ऐसा तैयार किया जाए जो सरकार को स्वीकार हो। नहीं, मेरा कहना यह है कि जब आप पेशा कानून को देखेंगे और आप ग्राम सभा और स्थानीय स्वशासन प्रणाली को देखेंगे तो एक बात तो हमेशा से ये झारखंड में उठती रहती है और झारखंड के अंदर ये सवाल हमेशा से तैरता रहा है कि जब खनिज हमारे यहाँ से निकल रहा है, मिनरल्स हमारे यहाँ से निकल रहा है और अगर माइनिंग हमारे इलाके में हो रही है, हम विस्थापित हो रहे हैं या फिर हमारी जमीन ली जा रही है, हम प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं या फिर हम परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ के गांवों को उसका हासिल क्या है? तो मुझे लगता है कि राजस्व में अधिकार तो मिलना ही चाहिए। गांव कैसे सशक्त हो? आज की तारीख में जो खनन क्षेत्रों की हालत है और वहां की जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है और जो लोगों का वहां पर घर मकान था वो जब वहां से विस्थापित हुए तो उन लोगों को वहां पर तो एक ज्यादा नौकरी भी नहीं दी गई, मुआवजा भी ढंग से नहीं मिला और जब माइनिंग हुई तो उसमें भी हिस्सेदारी नहीं। मेरा कहना है कि अगर बालू की माइनिंग हो रही
और उससे अगर ग्राम सभा को हम लोग अगर सशक्त करते हैं और ग्राम सभा को अगर राजस्व प्राप्त होता है, तो अगर राजस्व प्राप्त होगा तो वो डेवलपमेंट में राशि वहां आसपास खर्च हो सकती है। तो इसका एक मॉडल तो बनाया जाना चाहिए। लेकिन आप गौर करते होंगे कि खनन क्षेत्रों में, जो खनन के जिला क्षेत्र हैं, वहां पर डीएमएफटी का फंड है और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के जो फंड है, मुझे लगता है कि लगभग 12,000 करोड़ है, 11,568 इसके आसपास, मतलब करीबन 12,000 करोड़। करीबन 12,000। और मुझे जहां तक याद है लगभग 6,000 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च हुए, 5,638 से इसके आसपास मैंने जो आंकड़ा देखा, 6,000 के आसपास खर्च हुआ, लगभग 12,000। अब इस डीएमएफटी के फंड में इतना बड़ा खेल है। देखिए आप समझिए, हमारे गांव में माइनिंग हुई, माइनिंग होने के बाद जो रॉयल्टी जमा हुई वो सरकार के पास चली गई, वो डीएमएफटी फंड में जमा हुआ। अब डीएमएफटी फंड का इतना बड़ा बंदर बाट है कि डीएमएफटी फंड से क्या हो रहा है कि कहीं पे हम एक स्ट्रीट लाइट लगा दे रहे। मैंने देखा है कि स्कूलों के बाउंड्री करने में 15 करोड़ 18 करोड़ के टेंडर्स निकले हैं डीएमएफटी से। तो आप समझिए कि इसमें किस तरीके से लूट हो रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ग्राम सभा को सशक्त नहीं करेंगे राजस्व की प्रणाली में, तो ये पूरा एक सरकारी बंदरबाट का हिस्सा बन रहा है और इसके कारण से बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे बालू की जो समस्या आप कह रहे हैं, मेरा कहना है कि सरकार का जो अपना विभाग है, भवन निर्माण विभाग है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जो भी सरकार अगर कह रही है कहीं पर कि हम यहाँ रोड बनाना चाहते हैं, हमने ये टेंडर निकाला, सरकार कह रही है कि हम ये स्कूल का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर टेंडर निकाल रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, रोड और बिल्डिंग बनाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर बालू लाएगा कहाँ से? तो बालू को तो आपने अवैध कर दिया। इसको एक दूसरे रूप में भी हम देख सकते हैं कि एक तो जेएमएम और कांग्रेस के बीच में कंट्राडिक्शन है, एक दूसरा कंट्राडिक्शन हमें कांग्रेस के अंदर ही दिखाई पड़ता है। उसके पंचायती राज विभाग के मंत्री से लेके और जो तमाम विधायक हैं, तमाम आदिवासी विधायक इस बात के पैरोकार हैं कि ग्राम सभा को रेवेन्यू का अधिकार मिले, परंतु फाइनेंस मिनिस्टर इनकार करते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी कांग्रेस के ही है। तो क्या नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर ही पैसा को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति है, सहमति नहीं है? जब वैचारिक एकरूपता नहीं हो, आप सरकार में बैठे हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आप उस दल के हैं और उस दल का विचार एक नहीं है, उस दल के मंत्री का विचार एक नहीं है, इसका मतलब कि वैचारिक एकरूपता नहीं है, आपके अंदर विरोधाभास है। और ये विरोधाभास इसलिए क्योंकि आप क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। जब आपका मिशन क्लियर होगा, आपका डेस्टिनेशन क्लियर होगा, आपका लक्ष्य जब क्लियर होगा, तो आप फैसले ले सकेंगे। ये ऊहापोह की स्थिति इसलिए है क्योंकि इन लोगों में वैचारिक एकरूपता नहीं है और समन्वय का अभाव है। दूसरी बात, ये चाहते नहीं। जैसे अगर आपका कोई इंटेंशन है कि आदिवासियों को अधिकार देना चाहते हैं, पैसा लागू करना चाहते हैं, तो फिर देरी किस बात की? इसको लागू किया जाए। बहुमत की सरकार है, आप जो चाहते हैं वो कर ही लेते हैं और ड्राफ्ट तैयार है, तो फिर लागू करने में दिक्कत कौन है? क्या आपको विपक्षी कह रहा है कि आपको लागू नहीं करने देंगे? विपक्ष तो कह रहा है कि आप लागू करिए, मेरा सहयोग है, पैसा लागू करेंगे। हम लोगों ने हमेशा कहा स्थानीय नीति में हमारा सहयोग है, लागू करिए। नियोजन नीति में आप लागू करिए, हमारा सहयोग है। पैसा लागू करिए, सहयोग है। विस्थापन पुनर्वास का आपने कहा था आयोग बनाएंगे, क्या हुआ उसका पता नहीं। आपने भी सुना होगा झारखंड में पिछले 25 सालों में कितने लोग विस्थापित हुए हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। और कितना 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ, कितने लोगों को मुआवजा मिला, कितने मुआवजा से वंचित हुए और कितने विस्थापित हुए और कितना का पुनर्वास हुआ, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। मुझे ये कहना है कि जब आप कहीं पर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आप कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी को हम पालन करेंगे, आरएनआर का, पुनर्वास पुनर्स्थापना की पॉलिसी को, आप तो उसको पालन नहीं करा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप सिर्फ कहते क्यों है, करके दिखाइए ना। आप सरकार में, आप बहुमत की सरकार, आप सीएम, आपके सेक्रेटरी, आपके डीजीपी, आपका पुलिस, आपका डीसी, आपका एसपी, आपका पूरा सरकारी तंत्र, फिर दिक्कत कहाँ है? ये सवाल मैं पूछना। तो पैसा के मामले में ही लौट के आते हैं। हम सरकार या विभिन्न संगठनों की ओर से एक ड्राफ्ट सौंपा जा रहा है सरकार को, सरकार ने सुझाव भी मांगा था जी। आंसू इतनी गंभीर है, लेकिन पैसा के मामले में आपने तो कोई ड्राफ्ट सौंपा नहीं। मेरा पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट, रासू का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि पैसा को झारखंड के अंदर लागू किया जाए और पैसा के जो प्रावधान हैं 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में उसको इन्फोर्स किया जाए। जब किसी भी कानून का प्रवर्तन नहीं होगा तो आप इस बात को समझिए कि कानून सिर्फ कहने से लागू नहीं होता है, उस कानून को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया में आपको आना, जो नियमावली बनती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ
कि जब इंटेंशन क्लियर है, आप 1996 में क्या पेशा कहता है वो सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। पेशा यही कहता है भाई कि ग्राम सभा को शक्ति दी, तो ग्राम सभा की शक्ति देने के हम पक्षधर हैं। अब इसमें हम क्या ये आपको सजेशन देने जाएं जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कानून क्लियर है। नहीं, अब तक 2 से 3 ड्राफ्ट आए हैं और किसी भी ड्राफ्ट पर सहमति नहीं बनी आदिवासी समुदाय के बीच में, और आदिवासी समुदाय के बीच आंसू का एक बड़ा जनाधार रहा है। आपके कई विधायक जीतते हैं उस आदिवासी समुदाय के भी जीतते हैं, तो बावजूद जिसके आंसू ने कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया अपनी ओर से कि देखो भाई यार रहा मेरा ड्राफ्ट। नहीं, बात समझिए, सरकार को अगर ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों के मतलब सलाह की जरूरत है, सुझाव की जरूरत है, तब हम लोग देंगे। फिलहाल हम सरकार का इंटेंशन पहचानना चाहते हैं, सरकार के नियत को जानना चाहते हैं। जब सरकार के नियत में ही खोट है तो हम अगर ड्राफ्ट कोई देते भी हैं तो वो उसको लागू नहीं करेगी। आप कहिए हम लोग कल उसको देते हैं, लेकिन जब सरकार के नियत में खोट है, आप समझिए ना, मैं आपके 4 सवालों में ही ये सारा उत्तर है। पहला कि जेएमएम कुछ कह रही है, दूसरा कांग्रेस कुछ कह रही है, तीसरा वित्त मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, और चौथा कांग्रेस के अंदर ही विवाद है। तो सवाल ये है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो सरकार चला रहे हैं उन 4 लोगों के बीच में ही अगर विवाद है तो ये विवाद कैसे खत्म होगा? ये विवाद खत्म होगा नौकरशाही से इस समस्या का समाधान करने से। तो नौकरशाही समस्या का समाधान कैसे करेगी? जब विधायिका उस पर अपना अगला कदम बढ़ाएगी। तो राज्य की विधायिका ही पंगु हालात में काम करेगी तो ये कानून कैसे लागू हो पाएगा? सवाल तो यही है। यही हम कहना चाहते हैं कि इनका इंटेंशन क्लियर नहीं है, नियत क्लियर नहीं है। आज आपने राज्यपाल से मुलाकात की, क्या मुद्दे थे इसके? दरअसल चिंता इस बात को लेकर की थी, लगातार रेप, मर्डर, इसकी घटनाएं झारखंड में बढ़ रही थी, और मैंने देखा कि 2020 से लेकर 2025 तक, 24 तक अगर मानते हैं तो औसतन 1600 मर्डर प्रत्येक साल हुए। एक साल में 1600 मर्डर। और जब 2025 का आंकड़ा हमने देखा तो उसमें दिन दहाड़े जो गोली मारकर हत्या और तमाम जो हत्या की घटनाएं हुई, तो सिर्फ जनवरी महीने में 127 मर्डर था, और मार्च तक 2025 के जनवरी से मार्च तक 380 मर्डर है, जो आधिकारिक आंकड़ा झारखंड पुलिस का। इतने मामले रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पाएंगे। और अप्रैल, मई और जो अभी हमारा चालू माह है जून का, उस तक का अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं तो लगभग 640 हत्याएं झारखंड के अंदर हुई, जिसमें कुछ बड़ी घटनाएं जो पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं उसमें आप देख रहे होंगे हमारे अनिल टाइगर की हत्या हुई, एनटीपीसी डीजीएम की हत्या हुई, और एक बड़ा आंकड़ा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिया कि पूरे देश में राजनीतिक वजहों से होने वाली हत्याओं में झारखंड पहले नंबर पर है। ये आपने जब राय पॉलिटिकल मर्डर की चर्चा की तो मैं याद दिला दूं कि कल ही या आज अमन साहू गिरोह या अमन साहू का जो फेसबुक अकाउंट है या सोशल मीडिया अकाउंट है, उससे यह दावा किया गया है कि अमन साहू की जो हत्या हुई वह एक पॉलिटिकल मर्डर था। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये जांच का विषय है, ये पुलिसिया जांच में सामने आएगी कि मर्डर किन कारणों से हुआ, और ये जांच एजेंसी का काम है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो फैक्ट है, जो तथ्य ये है कि झारखंड के अंदर लगातार मर्डर की घटनाएं हो रही। तो हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय से यही कहा कि देखिए, आप संवैधानिक प्रधान हैं और इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था के हालात ठीक नहीं, पूरा पुलिस जो है सिर्फ कोयला और बालू में व्यस्त है, और यहाँ पर लगातार मर्डर की घटनाएं हो रही हैं, और किसी को भी दिन दहाड़े कहीं भी गोली मार दिया जाए। आप समझ लीजिए कि 4-5 महीने में 640 मर्डर होना ये कोई आसान बात नहीं। ये आसान बात नहीं, एक बड़ी आंकड़ा है। पर क्या इस आंकड़े की तुलना आपने बिहार, झारखंड के जो समीपवर्ती स्टेट है उनसे की? बिहार का आंकड़ा क्या रहा, यूपी का आंकड़ा क्या रहा? हम झारखंड की राजनीति और झारखंड के यहाँ के विषयों को लेकर के जिम्मेदार हैं, ठीक है। वहाँ के जो विषय है वहाँ के लोग उठाएंगे, लेकिन झारखंड के राजनीतिक दल होने के नाते अगर झारखंड में किसी भी एक व्यक्ति की भी हत्या होती तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हम उसकी न्याय की आवाज को बुलंद करेंगे। यह हत्या जो कि ग्राफ आप बता रहे हैं, ये हेमंत सरकार का या ये गठबंधन की सरकार के 6 वर्ष में बढ़ा है, या पिछली सरकारों में भी यही रिकॉर्ड था? आप सरकार का रिकॉर्ड निकाला जाए, लेकिन जो इस सरकार के रिकॉर्ड हैं हम उसको तो आप गिनाएंगे ना। आप अगर जिम्मेदार हैं, आप अकाउंटेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम आपको बताएंगे। आप समझिए कि पूरे देश में जो मर्डर का रेशियो है वो 2.5%, लेकिन झारखंड में 5.5%। तो पूरे देश में सबसे अधिक मर्डर झारखंड के अंदर,
पूरे देश में राजनीतिक वजहों से सबसे अधिक मर्डर होने की घटना झारखंड के अंदर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना अधिक क्यों। और दूसरा कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं वो अवैध हथियारों से हो रहे हैं। अगर अवैध हथियारों से होता तो पकड़े ही जाते हैं। तो इतने इलीगल आर्म्स कहां से आ रहे हैं अपराधियों के पास, जो लोग भी ये शूटर हैं या जो भी लोग, तो इतने अवैध हथियार इस राज्य के अंदर कहां से आ रहे हैं। दिन दहाड़े किसी को भी गोली मारा जा रहा है, चलती कार में, सरेराह। आपने देखा होगा कि पूरे राज्य के अंदर खून खराबा की स्थिति है। मतलब हजारीबाग में बैक टू बैक टाउन के अंदर 3-4 मर्डर्स हुए। रांची कांके चौक पर मर्डर हो गया, बरियातू में गोली चली। राजधानी सुरक्षित नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, की आवाज के समक्ष गोली चली। ठीक है, दावा किया जाता है और कुछ आंकड़े भी बताते हैं कि तमाम मर्डरों के बीच, मर्डर के पीछे कहीं न कहीं जमीन है। और इस जमीन की लूट पे विराम तब लग सकता है जब ग्राम सभा का अधिकार दिया जाए। ग्राम सभा को अधिकार तब मिलेगा जब पैसा एक लागू होगा। तो कहीं न कहीं झारखंड में जो बढ़ता हुआ क्राइम है, क्राइम का ग्राफ है, वो उसका नियंत्रण करने का उपचार है पैसा एक। जी नहीं, इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जो आप कह रहे हैं कि जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, एक बात समझिए कि आप जो जमीन का मसला कह रहे हैं, इस जमीन के मसले में सिर्फ ये जो जमीन के जो हमारे दलालों का नाम सामने आता है, जो मर्डर्स की घटनाएं हो, इसमें एक बड़ा पहलू ये है कि कई जगहों पर जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर नेचर को बदल दिया। जय पार्टी एनआईसी से साठगांठ करके, और उसमें कई बार काके वगैरह का भी यही स्थिति आई, कांटे का मामला सामने आया। कई बार ऐसा होता है कि जमीन किसी और खाते की है, किसी और खाते में जोड़ करके उसको दिखा दिया गया। आदिवासी नेचर की जमीन का नेचर बदल दिया गया। जैसे आपको आदिवासियों की भूमिहारी जमीन होती है, पूजा पाठ की जमीन होती है। अब आपके बगल में कोई एक जमीन है और आपके बगल में भूमिहारी जमीन है। आपने क्या किया, उस भूमिहारी जमीन को उसका दायरा बढ़ाते हुए उसको उसी खाते प्लॉट की जमीन बता दी, और उसको आपने एनआईसी में कंप्यूटर ऑपरेटर से छेड़छाड़ करके वहां पर उसको सेटिंग के माध्यम से उसको आप ये कर। तो मेरा कहना यह है कि इस राज्य के अंदर बहुत बड़े स्तर पर एक सिंडिकेट चल रहा है। ये तो सब सरकार का कलेक्टिव फेलियर है, एक सामूहिक विफलता है। इन विफलताओं पर बात होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। 1932 का हथियार और भाषा आंदोलन, ये दो स्तंभ रहे थे जहां से आपका पूर्ववर्ती राजनीति की शुरुआत जी है ना। 1932 के खतियान को लेकर जयराम महतो की पार्टी दुमका से रांची का दौरा करती है, गंभीरता नजर आती है। पर आजसू की ओर से क्या कोई प्रदर्शन किया गया पिछले 5 वर्षों में? पिछले 5 वर्षों में बिल्कुल प्रदर्शन किया गया है। और आप अगर अभी भी झारखंड के कई इलाकों में जाएंगे, पतरातू के इलाकों में जाएंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि झारखंडियों की मांग 1932 खतियान, स्थानीय नीति लागू करो, 1932 लागू करो। मैं कह रहा इतनी बड़ी पदयात्रा का आयोजन हुआ क्या? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पदयात्रा तो बहुत छोटी, इससे बड़े बड़े आयोजन आजसू ने की। और आजसू की हमेशा से ये मांग रही है। ये मांग झारखंड में सिखाने वाला आजसू ही है। 1932 खतियान की मांग अगर किसी ने झारखंड में पहले की है तो आजसू ने की। 1985 पर समझौता भी की है। नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप राजनीति में सत्ता के केंद्र में होते हैं और जब आप किसी सरकार में सहयोगी होते हैं और जब आपके पास पूर्ण अधिकार नहीं होता है, उस वक्त का हमने पूरा विश्लेषण किया। तो जब व्यवस्था होती है, नहीं, क्या कुछ हुआ था ये बताना चाहता हूँ। उस वक्त हमारे संगठन से लोगों ने टीएसी से इस्तीफा दे दिया और हम इसके पूर्ण पक्षधर नहीं थे। लेकिन कभी कभी होता है कि राजनीति में एक व्यापक समूह को जब आप लाभ पहुंचाने की स्थिति में होते हैं, जब आपको लगता है कि एक बड़े जनसमूह को हम फायदा पहुंचा सकते हैं, तो कई कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते हैं इसको आप ये कह सकते हैं कि आपके पास पूर्ण नहीं अधिकार नहीं होने की स्थिति में आप राजनीति में ऐसा कोई निर्णय लेते हैं जिस पर उस वक्त एक ठहराव की जरूरत होती है। लेकिन हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो मोटो है, वो क्लियर है। आजसू 1985 के पक्ष में है कि 1932 के पक्ष में है? 1932 के पक्ष में है आजसू। अच्छा, आपने जिन राजनीतिक परिस्थितियों का इशारा किया, ठीक है, आजसू की अपनी मजबूरियां रही होगी। क्या नहीं लगता कि आज कांग्रेस और जेएमएम में भी उन्हीं मजबूरियां पैदा हो गई है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने ठीक याद दिलाया कि कोलिएशन गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां होती है, आजसू को भी मजबूरियों का सामना करना पड़ा। तो क्या कांग्रेस को भी अब जेएमएम के साथ उसी मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहली बात तो कांग्रेस मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय विषयों पर
फोकस करती पार्टी। है। और जितना झारखंडी विषयों पर कोई झारखंडी दल सोचेगा, आजसू जैसा दल सोचेगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल थोड़ा, मैं इसको बहुत बेझिझक तरीके से कह रहा हूँ, उस पर थोड़ा उनके अपने एजेंडे और मुद्दे होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये नहीं सोचते, मैं ये कहता हूँ उनके राजनीतिक मुद्दे और एजेंडे अलग हैं और उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। इसलिए झारखंड में जो झारखंडी विचारधारा के राजनीतिक दल हैं, उनसे मेरा भी अपना एक आग्रह है, एक निवेदन है कि आप किसी भी मोर्चे पर जब सरकार के अंदर हो तो झारखंडी जनमानस को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, इस पहलू पर प्राथमिकता के आधार पर सोचा जाना चाहिए। ये मेरा अपना वैचारिक मन है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ, मैं फिर कहूं, आंसू के तेज तरार नेता और बेहद शालीनता से, गंभीरता से बातों को रखने वाले संजय मेहता। हालांकि अपने जवाब में संजय मेहता ने उस भाषाई विवाद को स्पर्श नहीं किया। भाषाई विवाद को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, नहीं, यह विवाद इसलिए आया है कि हाल के दिनों में सामने आया कि भाई पलामू से मगही को गायब कर दिया गया, पलामू से हिंदी को गायब कर दिया गया। अब वो जो राधा कृष्ण किशोर हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर, एक बार फिर सामने आए हैं कि भाई ये पलामू और मगही से मगही को कैसे गायब कर दिया। तो मिनिस्टर है साहब, हाँ मिनिस्टर है, उनको भी सवाल उठाना पड़ता है, वो तो सरकार का हिस्सा है। वो चाहे अगर सरकार कोई उनको उनकी दृष्टिकोण से अगर सरकार ने कोई फैसले में कहीं पर त्रुटि की है या उनको लगता है ये सुधार होना चाहिए या उनको लगता है ये नहीं होना चाहिए, तो वो तो उस काबिल है इस वक्त। पर तो उनका तो दर्द सामने आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल झारखंड को समझने की जरूरत है। और नहीं, मैं इस सवाल इसलिए भी कर रहा हूं कि इसी हिंदी मगही को हटाने के लिए आप लोगों ने डुमरी और उस इलाके में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। ये मैं साफ करना चाहता हूँ, झारखंड के 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को झारखंड के अंदर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उस 9 क्षेत्रीय भाषाओं में मगही तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि झारखंड की 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को झारखंड की नीतियों में, झारखंड के लोगों को कैसे और अवसर उनसे ज्यादा दिया जा सकता है, इस पर प्राथमिकता तय होनी चाहिए। और मैं इसका मगही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पहलू पर सरकार से जाकर तो ये थे हमारे साथ फिर से कौन संजय मेहता जी, और इन्होंने बेहद साफगोई से आंसू का पक्ष रखा है और एक बात जो साफ करने की कोशिश की है कि जल जंगल जमीन जो आंसू का पहले का नारा था, सोशल जस्टिस जो उसकी पहचान हुआ करती थी, तमाम सियासी संकटों के बीच आज भी आंसू अपने उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।